हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। इससे पहले हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप आप लोगों को ये पीपीटी का माध्यम पसंद आया होगा। जिस तरीके से हम लोग कंटिन्यू सीरीज चला रहे हैं, आई होप आप लोगों के कंटिन्यूअसली चैप्टर क्लियर होते जा रहे होंगे। तो दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर है 7 वो है बादल राग। इस चैप्टर के कवि कौन है? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला के नाम से भी जानते हैं। तो चैप्टर है हमारा बादल राग और उसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखो, सबसे पहले प्रसंग में आपको बार बार बताता रहता हूं कि प्रसंग का मतलब व्याख्या से रिलेटेड होता है। हम लोग कवर क्यों करते हैं कि व्याख्या आए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो देखो, हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है और कविता का क्या नाम है? बादल राग। इसके रचयिता कौन है? महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है। अब इस कविता के अंदर क्या बताया गया है वो देखो। इसमें कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर देखो कुछ शब्दार्थ, तो यहाँ बहुत सारे शब्दार्थ दे रखे हैं जो इस कविता के अंदर आएंगे। जैसे तीर्थी मतलब तैरती, समीर सागर मतलब वायु रूपी समुद्र, अस्थिर मतलब क्षणिक या चंचल, दग्ध मतलब जला हुआ, निर्दय मतलब बेदर्द, विप्लव मतलब विनाश, प्लावित मतलब बाढ़ से ग्रस्त। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्दार्थ हम लोगों ने दे रखे हैं ताकि आप लोग जब चैप्टर पढ़ो तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखो, सबसे पहला काव्यांश आपको क्या दे रखा है कि तीर्थी है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दव विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से, धन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे ए विप्लव के बादल। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो किताब के अंदर सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो कि इनके मीनिंग क्या होते हैं, ताकि आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ो तो दिक्कत ना हो और आप लोगों को ये जल्दी से समझ में आ जाए। तो देखो कवि क्या कहना चाहता है। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्थायी है। तो यहाँ देखो, तीर्थी है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। उसके बाद देखो, बादल सागर के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। बादलों को युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती है। दे रखा है जग के दग्ध हृदय पर निर्दव विप्लव की प्लावित माया। कवि कहता है कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से, दे रखा है भरी आकांक्षाओं से, धन बेरी गर्जन से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते या जाग उठते हैं। अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। हे विप्लव के बादल, विप्लव मतलब आपदा जिसको आप बोल सकते हो, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं। अर्थात जो शोषित है उनके मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती है। मतलब इसमें कवि जो है वो जो शोषित वर्ग है उसको जगाने का काम कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर क्या क्या विशेष है, व्याख्या करते हैं तब ये सारी चीज़ें काम में आती है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ कवर करते हैं। तो देखो, बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया गया है। तत्सम शब्दावली का यूज किया गया है, खड़ी बोली है, मुक्त छंद में काव्य की रचना हुई है। अब जैसे समीर सागर हो गया, दुख की छाया हो गया, इसके अंदर रूपक अलंकार है, सजग सुप्त है, इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है, तथा पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का अच्छे से यूज किया गया है और यहाँ वीर रस का प्रयोग किया गया है। आई होप आपको विशेष समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखो, कवि किसका आह्वान करता है और क्यों? देखो, कवि बादल का आह्वान करता है क्योंकि वह उसे क्रांति का प्रतीक
मानता है और बादल बरसने से आम जनता को राहत मिलती है तथा बिजली गिरने से विशिष्ट वर्ग खत्म होता है। अब देखो, यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से का आशय स्पष्ट कीजिए। देखो, इस पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार युद्ध के लिए प्रयोग की जाने वाली नाव विभिन्न हथियारों से सज्जित होती है, उसी प्रकार बादल की युद्ध रूपी नाव में जनसाधारण की इच्छाएं या मनोवांछित वस्तुएं भरी हुई है जो बादलों के बरसने से पूरी हो। फिर देखो, अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति का अर्थ बताइए। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जिस प्रकार वायु अस्थिर है, बादल स्थायी है, उसी प्रकार मानव जीवन में सुख अस्थिर होते हैं तथा दुख स्थायी होते हैं। फिर देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों पर किसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों पर बादलों की गर्जना का प्रभाव पड़ता है और गर्जना सुनकर वे नया जीवन पाने की आशा से सिर ऊंचा करके प्रसन्न होने लगते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हमारा जो सेकंड काव्यांश है वो देखो कि फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, ऐसनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। तो ये कुछ काव्यांश की पंक्तियाँ थी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप जब ये चैप्टर पढ़ो तो सबसे पहले इनका शब्दार्थ अपनी किताब के अंदर नोट डाउन कर लो, ताकि जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करो तो आपका ये चैप्टर पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा, अगर इस तरीके से आप इसको कवर करोगे तो देखो क्या है कि कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो तथा मूसलाधार बारिश करते हो। कि फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, वर्षण मतलब बारिश करते हो, मूसलाधार मतलब तेज बारिश करते हो। तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है। तो देखो, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, ठीक है, अर्थात भयभीत हो जाता है और बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ देखो, असनिपात से सापित, असनिपात मतलब बिजली से, असनिपात से सापित उन्नत सत वीर, छत विचत हत अचल शरीर। तो यहाँ हम लोगों ने इसका मतलब समझ लिया है। फिर देखो, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें कि बड़े लोग या पूंजीपति ही क्रांति से प्रभावित होते हैं, इसके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं, वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं, वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में अगर कहे तो क्रांति से निम्न व दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं। तो देखो, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसके अंदर क्या क्या विशेष है काव्यांश के अंदर कि कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, बार बार, सुन सुन, हिल हिल, सत सत, खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा हाथ हिलाने के अंदर अनुप्रास अलंकार है। हृदय थामना, हाथ हिलाना मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, वीरस का प्रयोग किया गया है और मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि संसार के भयभीत होने का क्या कारण है। तो बादल भयंकर मूसलाधार बारिश करते हैं तथा वज्र के समान कठोर गर्जना मतलब आवाज करते हैं। इस भीषण गर्जना को सुनकर प्रलय की आशंका से संसार क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है या डर जाता है। फिर देखो, क्रांति की गर्जना पर कौन है, तो क्रांति की गर्जना से निम्न वर्ग के लोग हंसते हैं क्योंकि इस क्रांति से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, अपितु उनका शोषण समाप्त हो जाता है, उन्हें उनका खोया अधिकार मिल जाता है। देखो, आपके गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कौन है। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर वे पूंजीपति लोग जो अत्यधिक धन कमाना चाहते हैं, वे संसार के अमीरों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए होड़ लगाए रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो, लघुबार, शस्य अपार किनके प्रतीक है, वे बादलों का स्वागत किस प्रकार करते हैं। देखो, लघुबार वाले छोटे छोटे पौधे किसान मजदूर वर्ग के प्रतीक है, वे झूम झूम कर खुश होते हैं तथा हाथ हिलाकर बादलों का स्वागत करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर देखो,
अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलस से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्र कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी, वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको पहले बोला है कि सारे शब्दार्थ के यहाँ मीनिंग लिख लो ताकि आपको ये सारा जल्दी से समझ में आ जाए। तो अट्टालिका मतलब अट्टाली या भवन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखो कवि कहता है कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं है, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन है। तो दे रखा है अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। ठीक है, वर्षा से जो बाढ़ आती है तो देखो जल विप्लव प्लावन, प्लावन मतलब बाढ़ की सिचुएशन जो होती है, ठीक है, वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। भयंकर जल प्लावन सदैव कीचड़ पर ही होता है, यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। तो दे रखा है क्षुद्र प्रफुल्ल जलस से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है। फिर देखो प्रलय से पूंजीपति वर्ग को ही प्रभावित होता है, निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग व कष्ट की दशा में भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। वे क्रांति होने में भी प्रसन्न रहते हैं और पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है, उनकी धन इकट्ठे करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी है, इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं है। वे अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर कांप रहे हैं। वे क्रांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी आंखें बंद किए हुए हैं तथा मुंह को छिपाए हुए हैं। तो यहाँ पीड़ित वर्ग व पूंजीपति वर्ग के बारे में कवि ने बताया है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं। और आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोलता हूँ कि पहले इस चैप्टर के शब्दार्थ याद करना ताकि ये जल्दी से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए, और शब्दार्थ हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब देखो क्या क्या विशेष है इसके अंदर कि कवि ने पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष किया है, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, पंख पर अंगना अंग आतंक अंक में अनुप्रास अलंकार है और मुक्तक छंद है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप जब यहाँ हम लोग आपके सामने प्रश्न प्रोवाइड करवाते हैं तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो देखो पंख और अट्टालिका किसके प्रतीक? जो पंख है वो आम आदमी का प्रतीक है तथा अट्टालिका किसका प्रतीक है? शोषक पूंजीपतियों का प्रतीक है। फिर देखो शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता रहता है? तो शैशव का सुकुमार शरीर रोग व शोक में भी हंसता रहता है। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो निम्न वर्ग कष्ट में भी प्रसन्न रहता है। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन, कवि ने भय को कैसे वर्णित किया है? तो कवि ने बादलों की गर्जना से धनिकों की सुख जिंदगी में खलल दिखाया है, वे सुख के क्षणों में भी भय से कांप रहे हैं। इस प्रकार भय का चित्रण सटीक व सजीव है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा लास्ट काव्यांश है इस कविता का, वो देखो। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड मात्र है ही है आधार, ए जीवन के पारावर। पहले आप शब्दार्थ क्लियर कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहो। देखो कवि क्या कहता है, विप्लव के वीर, शोषण के कारण किसान की जो बाहें हैं वो क्या हो गई है? शक्तिहीन हो गई है, उसका शरीर कमजोर हो गया है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, वह शोषण को खत्म करने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है, तुझे बुलाता कृषक अधीर। शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, ठीक है, उसका सार तत्व चूस लिया है। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार। अब वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, हाड़ मात्र ही है आधार। ए जीवन दाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो, क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब कुछ विशेष है वो देख लेते हैं कि कवि ने किसान की दयनीय दशा का सजीव चित्रण किया है, विद्रोह की भावना का वर्णन किया है, शीर्ण शरीर के अंदर अनुप्रास अलंकार है तथा काव्यांश के अंदर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, मुक्तक छंद है, संबोधन शैली का भी प्रयोग किया गया है, चित्रात्मक शैली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि विप्लव के वीर किसे कहा गया है, उसका आह्वान क्यों किया जा रहा है? विप्लव के वीर बादल को कहा गया है और जो बादल है वो क्रांति का
प्रतीक है। क्रांति द्वारा विषमता दूर करने तथा किसान मजदूर वर्ग का जीवन खुशहाल बनाने के लिए उसको बुलाया जा रहा है। किसान और मजदूर वर्ग की दुर्दशा का कारण पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जाना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर देखो, कवि ने किसकी दुर्दशा का वर्णन किया है? तो कवि ने भारतीय किसान की दुर्दशा का वर्णन किया है। फिर देखो, भारतीय कृषक की दुर्दशा के बारे में बताइए। तो भारतीय कृषक पूरी तरह शोषित है, वह गरीब है, बेसहारा है। शोषकों ने उससे जीवन की सारी सुविधाएं छीन ली है और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर है जीवन के पारावार किसे कहा गया है तथा क्यों? देखो, जीवन के पारावार बादल को कहा गया है और बादल वर्षा करके जीवन को खुशहाल बनाते हैं, फसल उत्पन्न होती है तथा पानी की कमी दूर होती है। इसके अलावा क्रांति से शोषण समाप्त होता है और जीवन खुशहाल बनता है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 बादल राग, ये कंप्लीट हो चुका है और आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर आप लोगों का कोई सजेशन भी रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा कोई और चैप्टर जो पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और कमेंट करके ये ज़रूर बता दिया करो कि ये जो पोर्शन है या ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को कैसा लगा, पढ़ने में समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।